I see death, no sleep, in years. If you want the freedom of your people, you should be there. I fight different way. तुम चले जाओ यहाँ से। अगर हमने यहाँ लंदन में ब्रिटिश के हार्ट में कुछ कर दिया, हमारा मैसेज पूरे वर्ल्ड तक जाएगा। Today we're very happy that we can come together and get a glimpse of his undying love for his motherland, as we are going to have the launch of the trailer of the much awaited Amazon original movie Sardar Udham. It will be releasing, ladies and gentlemen, on the 16th of October, that is on the day of Dasera. But before we do launch this trailer, please put your hands together as we welcome onto the stage the acclaimed director of Sardar Udham, Shujit Sarkar. Good afternoon, Sujita. Yes, good afternoon, and सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब and greetings. सबको पहचानता हूँ मैं, most of it. आप लोगों से गुलाबों के टाइम मुलाकात नहीं हुआ, 1.5 साल बाद आ रहा हूँ मैं इधर. So ये भी मालूम है मुझे आप लोग क्या सवाल पूछने वाले हैं. So अच्छा लगा आपसे मिलके आज. थैंक यू सो मच दैट आप इतने सारे फिल्म चाहने वाले और जर्नलिस्ट लवर्स सब इधर आए हैं, फिल्म लवर्स. थैंक यू सो मच. बहुत सारी बातें होंगी शायद ट्रेलर देखने के बाद, सो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. इतना कहूँगा कि बहुत सालों से ये फिल्म मेरे साथ था. इसको जिया हूँ मैं इस फिल्म को. इस फिल्म को क्या कहूँ मैं, एक्चुअली शहीद ऊधम सिंह या शहीद भगत सिंह, इनके साथ में रहा हूँ. मैं दिल्ली में जब था, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, सो बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं शहीद भगत सिंह पे इतना फ़िदा हो गया कि मैंने कॉलेज भी वही ले लिया, शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली में. और तब से मैं पीछे पड़ा हूँ और रिसर्च करने में लगा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ ये कौन थे. और उनको जानते जानते मैं जलियांवाला पहुँच गया, बाग, और पूरा पंजाब हिस्ट्री जो है, जो फ्रीडम मूवमेंट का है, उसमें पहुंच गया और पढ़ाई कर ली. और उसके बाद मैंने ठान लिया कि इस सब्जेक्ट का फिल्म ज़रूर बनाऊंगा मैं और लोगों तक पहुंचाऊंगा. जो मेरा एक पर्सनल जो एक टेक है, वही मैंने इस फिल्म सरदार उधम में करने की कोशिश की. एंड आई होप दैट आप सबको पसंद आए और आप इस फिल्म की जो कहानी है और इस फिल्म की जो सैक्रिफाइस है, इसको आप लोगों तक पहुंचाएं. मेरे साथ आज मौजूद हैं मेरे बहुत पुराने मित्र, और जो मेरे फिल्म के लास्ट अक्टूबर या गुलाबो सिताबो मेरे साथ उन्होंने काम किया था. मैं उनको बुलाना चाहूँगा. वो हैं मेरे फर्स्ट सिनेमाटोग्राफर उबिक मुखर्जी. मैं उनको बुलाता हूँ. उबिक दा. उबिक दा को मैं ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा. बहुत सारे नेशनल अवार्ड हैं इनके पास, घर पे जगह नहीं है इनके पास रखने का. और मेरे दूसरे साथी जो हैं आज मेरे साथ, जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, वो हैं मेरे बहुत ही कॉलेज टाइम से मेरे दोस्त, म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ माय फिल्म शांतनु मोइत्रा. और अब मैं बहुत से मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मैं उनको प्रोड्यूसर नहीं कहता हूँ, दोस्त कहता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ मिलके हम दोनों ने लास्ट जो विकी डोनर से लेके या पीकू या जो भी फिल्में मैंने बनाई हैं, पिंक, मद्रास कैफ़े, वो मेरे साथ रहे हैं. और वो एज ए प्रोड्यूसर नहीं रहे हैं, नाम तो है प्रोड्यूसर, लेकिन वो मेरे दोस्त हैं. मैं उनको बुला लेना चाहता हूँ.
वो हैं मेरे बहुत ही करीब के दोस्त मिस्टर रॉनी लाहिरी। सॉरी, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड देम ऑलरेडी। No, no, not at all, please. एंड हमारे साथ और एक दोस्त हैं मेरे जो साथ सेकंड प्रोड्यूसर हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, मिस्टर शील कुमार। Thank you so much. Over to her. And now, ladies and gentlemen, I bet this is something that a lot of you do not know. Did you know that Udham Singh was a master of disguises? And there was even one time where he did disguise himself as an Indian prince and was rubbing shoulders with the elite from the British. And who better to do justice to this role of a revolutionary? None other than a very, very talented man. Someone who we know that can play very diverse roles. Because after all, not only does he have amazing acting skills, but also charismatic good looks. Ladies and gentlemen, let's welcome Vicky Kaushal. Welcome, Vicky. I'm going to request all the gentlemen to come and join Vicky over here, and we'll take one photograph together. Couldn't have been better than meeting for a story so special for all of us, सरदार उधम। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनते हुए, जिनके किस्से सुनते हुए अपनी दादी माँ से, अपनी माँ से, अपने पिताजी से मैं बड़ा हुआ हूँ। ये कहानी के लिए मुझे हिस्ट्री बुक्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा था। तो इस कहानी को लेकर कई सवाल जवाब हैं एंड हम उस पर बहुत चर्चा करेंगे एंड मैं भी उत्सुक हूँ वो सारी बातें करने के लिए। बट फाइनली आई थिंक इट इज़ टाइम कि हम उसकी पहली झलक, जो एक कहानी है जो कई सालों से सुजीत दा, रॉनी सर ये कहना चाह रहे थे एंड मुझे ये सौभाग्य हुआ कि इसका मैं हिस्सा बन पाया। तो ये कहानी की पहली झलक, द ट्रेलर वी ब्रिंग टू यू एंड आई थिंक वी शुड प्ले द ट्रेलर एंड उसके बाद हम चर्चा करते हैं फिल्म की। When you said that, okay, this is the journey that I'm going to get on with Sardar Udham, and I'm going to go through this process with him, what was going on in your mind? Are you talking about Udham as a Vicky as a character or as a film as a Sardar Udham as the character. All right. Well, there are not many documents available on what, how, and Sardar Udham, like for example, how he went to London. There is no document proof that how he went there. Did he reach there via the sea route, or did he take possibly the land route, possibly from Afghanistan or Iran or Russia? Yeah. So, like for example, like this. So he was quite elusive as in nature also, and in terms of his behavior there, because he was in London for almost 6 years, and then previously also he has visited London. That also nobody knows. He was in US, he was in many countries that he's visited. While he was in London, he visited many other European countries. So all this information is there, but it's very, there's not too many information on this. Yes, we know that, he went to London and he assassinated Sir Michael O'Dwyer. But what I did was, in terms of my inspiration, if you ask me, if I understand your question, is that in 1999, from the college, I visited Jallianwala Bagh. And anyone who is there,
whoever visits Jallianwala Bagh, who will get affected? Such a place, it's such a tragedy that has happened there. Anyone will get affected. Absolutely. And I was also quite deeply affected. And that's how the inspiration came in. I was so moved that I must tell this story. I wouldn't say it's a story, but it's the sacrifice. So that's how the inspiration is. And I think whatever my expression is, whatever's inside me, I have poured it completely, absolutely in this film. Shooting that happened in multiple locations from what I believe as well. Was that also another very big challenge, going to multiple locales, creating that world as a producer as well, and making sure that you created absolutely correctly? Absolutely. I mean, as you said, to recreate that world with that authenticity, because we didn't want to make it into a spectacular thing, but end of the day, it had to be real. That was the thing. So this is one film I can say that as a producer, it was not like I was like, okay, this is your budget and you go ahead. I was sitting on the ground, and you could only make this film if you were all sitting on the ground. As a team, we worked on it. At times, I was working as maybe the production assistant or a directions assistant or whichever thing was required, because I think the vision was way bigger to achieve, and all of us had to go beyond our regular space of, okay, this is my designation and this is what I do. How does one kind of get into the shoes of a character when there is such little information out there about that character, and you still obviously want to make sure that you portray it to the best, not only to the best of your abilities, but the truth and the true of your abilities? So what was that process like? To start with, actually, Sardar Udham and many other characters in the history of our freedom struggle, when you go back to our history books, you know, they get lost in a line in the book or a paragraph in the book or just a page in the book. Yeah. And probably Sardar Udham, we can say that, you know, Sardar Udham Singh was one of those characters where, you know, he probably was that one little paragraph or a page in that book. But because I had heard his stories from my grandparents and my parents, there was always this connect. There was always this connect straight from my core, where I related to that guy, I related to that person, and I related to his angst. Because Jallianwala Bagh, the massacre, the episode, to everybody in India or across the globe, it had hit home in the most brutal way for all of us, you know. So a person who had taken an oath to avenge that bloodshed, not in India, but to actually cross borders 100 years back and go all the way into the heart of the British Empire and then to avenge that bloodshed, for me is a story of resilience, of bravery, of patience, of a very, very passionate person. And through this story, through this film, I really wanted to explore that factor inside me also. It is not the most easiest note to touch. And like you mentioned, like Sujita also mentioned, Sardar Udham Singh is not a character which is widely documented in our history books. Yeah. If you go about reading books on Sardar Udham Singh or the Jallianwala Bagh episode or even the Indian freedom struggle, you will find different stories about the same person. You will find different names, you will find different identities, you will find different faces. How do you tap on to what the core of that person was? Very early on, when I started discussing the film with Sujita, I understood that there is only one way to go about playing this part. It was to completely and utterly surrender to his vision and to how he wanted to guide me. Because the more I kept listening to him, the more I understood that the way he understands that era, the way he studied the freedom struggle and Sardar Udham Singh, Shaheed Bhagat Singh, I have never met a person who studied in such detail. So I had to completely just surrender to his vision, to his guidance, to his direction. And that's how we all started on this journey. There's a very interesting episode I want to share. I don't know if Sujita would also remember that. Okay. तो जब हम रशिया गए शूटिंग के लिए, तो उससे पहले सुजीता ने मुझे एक गाना दिया, एक ट्रैक दिया, which was just एक एम्बियंट सॉन्ग था. वो गाना
उसमें कोई लिरिक्स नहीं थे, कोई गाना नहीं था, बट जस्ट सिर्फ एम्बियंट साउंड था। एंड सुजीता ने मुझे वो गाना बार बार सुनने को कहा। मुझे नहीं पता था उसका पर्पस क्या है, एंड दैट वाज सपोज टू बी माई प्रेप फॉर द कैरेक्टर। एंड आई वाज, वहीं से मैं बहुत इंट्रीग हो गया था कि व्हाट इज इट दैट ही इज वांटिंग मी टू फाइंड फॉर सरदार उधम। जब मैं वो गाना सुनना शुरू किया एंड मैं सुनता रहा, इट हैड अ वेरी मेडिटेटिव इफेक्ट ऑन मी, अ वेरी कामिंग इफेक्ट ऑन मी। एंड आई स्टिल रिमेंबर हम फ्लाइट में थे एंड इट वाज ओनली मी एंड सुजीता। एंड आई कन्फेस टू सुजीता कि सुजीता, दिस कैरेक्टर इज, ये वो कैरेक्टर है जो अपने मन में, अपने हार्ट में 21 साल तक एक गुस्से को पाल कर बैठा है, एक एंग्स्ट को पाल कर बैठा है। Why am I listening to a music which is calming me down, which is almost meditative? And he said that कि जब इसी music में, which is calming you as Vicky Kaushal, if you find the turbulence in this music, if you find the disturbance in this music, that is the note I want for Sardar Udham Singh. That is where Sardar Udham Singh lies. And that day I felt that मुझे to play this character, I have to dig so deep inside. That it can't be surface level, it can't be what I'm wearing, what my look is, what my body language is. It has to come straight from the very core. And from there on, मैंने बस completely, I just surrendered to what he was guiding me, to what he was directing me, and I hope and I pray that as a team we have lived up to the legacy of Sardar Udham Singh. I'm sure, I'm absolutely sure. Sujita, is that track, do we ever get to hear it? It's only with me. It's only with Vicky? It's only with me. I don't remember because I forget quite easily. So इतना सारा मतलब preparation हुआ and you know like a tuning नहीं, of but a इनकी तरफ से mindset. वो track, it's a very matter of factly. but he is right that every for preparation for every character there is different methods. Yeah. Right. So this was one of the methods possibly उस वक्त मुझे लगा होगा तो मैंने उस वक्त यही शेयर किया था. Yeah. So I think finally what we achieved, what we wanted to achieve, I think we got it. So I think that's quite a satisfaction. Absolutely. Well, I'm going to now give a chance to our friends from the media as well to ask their questions. Ladies and gentlemen, as you raise your hand, somebody from our team will come and give you the mic. Thanks. So my question is to Sujit sir. Sir, you know the film was initially titled Sardar Udham Singh. So what was the idea behind changing the title to Sardar Udham when the second announcement was made? No, I don't think that we ever said the title will be Sardar Udham Singh. I think since the beginning it was always Sardar Udham, and this is the title. So I don't think I ever said that the film's name is Sardar Udham Singh. It was Sardar Udham. जब आप किसी कैरेक्टर में घुसते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फिल्म के एंड तक आते आते अगर क्लाइमैक्स एंड में शूट किया, उसी तरह से शूट किया गया जिस तरह से फिल्म का फ्लो है, तो एक्टर को बहुत इमोशनली आप घुस जाते हैं कैरेक्टर में. तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट आपको हुआ इस कैरेक्टर में? आप कह रहे थे बचपन से आपने कहानियाँ सुनी हैं और आपको हमेशा से अच्छा लगा ये कैरेक्टर और आप चाहते थे करें ऐसा कुछ. कई बार सर, एक्चुअली थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द स्टोरी, कई बार ऐसा होता था कि मुझे खुद थोड़ा सा धक्का लगता था कि ये जो मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ ये एक इंसान जी चुका है. चाहे वो दौर हो जब आई एम प्लेइंग द पार्ट वेयर ही इज इन लंदन ट्राइंग टू फाइंड माइकल ओडॉयर. मुझे ये यकीन करना अपने आप में कि मैं एक चीज़ को, एक एंग्स्ट को पाल सकता हूँ 21 साल तक. आजकल लोग गुस्सा होते हैं, एंग्स्ट होता है, वो अगले मौसम, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल बदल जाता है, उसके मायने बदल जाते हैं. पर एक इंसान था जिसके लिए 21 सालों तक उसके मायने नहीं बदले. एक इंसान का कोर इतना हिल गया था एक एपिसोड की वजह से कि वो एक चीज़ को भुला नहीं पाया. एंड उसकी लाइफ का पर्पस वो बन गया कि मुझे ये अवेंज करना ही करना है. टू गेट दैट नोट वो हमेशा डिफ़िकल्ट था, और उस नोट पे अड़े रहना वो बहुत डिफ़िकल्ट था समझना. बट ऑल्सो the portion where he experiences Jallianwala Bagh, and to experience that even as an actor, it used to freeze me. It used to really freeze me कि चाहे आप शुरुआत उसको play act की तरह करते हो, but eventually you start living that, and when you live that episode, वो आपको झंझोड़ देता है, वो आपको बिल्कुल हिला के रख देता है.
एंड कई बार होता था कि हम शूटिंग करते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी कि यही सोच के कि एक इंसान ने ये जेन्युइनली देखा है, ये एक्सपीरियंस किया है। वो लाइन भी है फिल्म में कि आई डोंट फील पेन, आई डोंट गेट स्लीप, दैट्स उधम सिंह। और ये एक हफ्ते की, एक महीने की बात नहीं है, ये 21 साल उन्होंने जिया है ऐसा। तो उसका अगर 1% भी अगर मैं फिल्मिंग के दौरान वो फील करता हूँ तो वो बहुत हैवी फीलिंग थी, वो बहुत इम्पैक्टफुल फीलिंग थी। एंड कई एपिसोड ऐसे हुए थे कि जहाँ पे आई यूज्ड टू हैव स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज जस्ट टू इमेजिन कि एक पर्सन हैज एक्चुअली लिव्ड दैट। विकी, आपके लिए सवाल ये है कि आपने जब उरी किया, मेजर विहान का किरदार लोगों के जहन में बिल्कुल जमा हुआ है, उसके पहले के भी सारे किरदार हैं। ये किरदार, सरदार उधम का किरदार मेजर विहान के किरदार से कितना अलग है? डेफिनेटली अलग है, लेकिन प्रिपरेशन कितना अलग रहा? ये सवाल अगर आप जवाब दें। दोनों किरदार बहुत अलग हैं, बट मेरे लिए आई थिंक मेजर विहान का रोल की प्रेपरेशन वाज मोर फिजिकल, टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ एन आर्मी पर्सनल एंड उनको ऑनेस्टली निभाना। बट सरदार उधम सिंह मेरे लिए एक बहुत इमोशनल जर्नी थी, उनको कोर से समझना था। इट वॉज नॉट अबाउट हाउ आई वॉज वॉकिंग, हाउ आई वॉज टॉकिंग, इट वॉज मोर सो अबाउट हाउ आई वॉज ब्रीदिंग। यू नो, वो उतने डीप था। It was a very, very emotional, a very, very personal journey to play Sardar Udham Singh and a very big responsibility. एक जब आप एक ऐसे किरदार की कहानी आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हो जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है एक हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, और आप पे वो जिम्मा है कि वो कहानी आप आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाह रहे हो ताकि वो देखें और उस कहानी को हमेशा याद रखें, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो I think to just differentiate, that was a more physical prep and this was a more mental and a more emotional prep for me. सुजीत दा, विक्की ने कहा कि इस तरह की कहानी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए, और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि कितना गंभीर डीप किरदार उसकी कहानी आप ले आए। मगर आपको लगता है आज की जो पीढ़ी है उसके लिए रेलेवेंस उधम सिंह के जो किरदार का, उनकी स्ट्रगल का, उनकी फीलिंग्स का 21 साल तक उस इमोशन को पाल कर रखने का रेलेवेंस कितना होगा? क्या वो रिलेट कर पाएंगे इससे? देखिए, रेलेवेंस तो आज भी है, इसीलिए ये फिल्म बनी है। अगर ये रेलेवेंस नहीं होती तो मेरे अंदर में ये बात होती भी नहीं, मेरे अंदर ये जुनून भी नहीं होता कि मैं इस सब्जेक्ट में फ़िल्म बनाऊं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं और ऐसे दर्शक हों जो इस फिल्म को जाके देखें और इसके बारे में जानें। ये कुछ सोच के ही बनाया गया है। और सरदार उधम जो है वो कोई ऐसे नॉर्मल इंसान ही है हमारे जैसे, लेकिन एक विचारधारा है वो है। देयर इज़ एन आइडियोलॉजी जिसके पीछे जो वो थे, और मैं उसको समझने की कोशिश किया मैंने, और वो मैं प्रेजेंट किया उसको उसी तरह से इस फिल्म में। और विचारधारा का कोई समय नहीं होता है, विचारधारा जो है विचारधारा ही होती है। वो कल भी जितनी इम्पोर्टेंट थी वो आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। My question is for Sujit da and Vicky. Sujit sir, you just spoke about how you visited Jallianwala Bagh and that story remained with you because it impacted you. Today when we see the kind of the way historical monuments or this historical sites, the way they they're beautified, and the feeling of sacrifice and all is gone from Jallianwala Bagh. It is just reduced to one more picnic spot, and that's happening a lot in India today. What do you have to say about that? Well, I can only tell you that Sardar Udham was really a personal journey for me. So as you said that when I visited Jallianwala Bagh, I mean, I just went there, and I'm talking about 1999. But since then, I've been visiting quite often. It's not just that I visited only in 1999. Amritsar has been one of my favorite places where I've been many times. I've done theatre there, I've done street theatre there, traveled from Delhi. So
it's really close. So for me, so Jallianwala Bagh as an incident, I think the most important factor for me was what you saw in the trailer, or about Sardar Udham, that he said about that particular incident, that we should not forget it. And the world should not forget this. So I think in that sense, what you're asking is a question about the beautification and all. I think that's not in my hand. In my hand is my expression, that's my cinema. And I create that through my film. But in terms of what you're asking about Jallianwala, I think it is the decision of the authorities. I think whatever they feel right to keep it alive, I think it's purely their decision. I won't come into their way of what they want to do with Jallianwala Bagh. But Jallianwala Bagh for me will always be a place which I will take my children, I will take my grandchildren, I will ask other people, children, everyone to go. And Jallianwala Bagh should be a big section, a chapter in our books. At this moment, what Vicky said is very right, that it's a very small chapter, one page, but I think there should be many, many pages on Jallianwala incident and what happened post that. Shahid Bhagat Singh and Shahid Udham Singh and rest, you know what happened post 1919. To be honest, I did not get injured on this film. I got injured on another film which I was wrapping up 4 days before this film. And I got 13 stitches on my cheek. The first person I sent that picture was to Sujit Da, because in 4 days we were starting Sardar Udham, and he said, "Koi baat nahi, stitches leke aaja, Sardar Udham pe stitches aa jayenge." So the scar that you see on my face on Sardar Udham is a scar that is real, and I actually had 13 stitches on my face. So that's how it got incorporated. But yes, there are different looks in the film, like we mentioned, ki bahut identities thi. He kept changing his name, his passports. He kept traveling across the globe to reach London. तो उसमें कई बार वज़न बढ़ाना था, वज़न घटाना था, डिफरेंट एज ग्रुप्स हम प्लेइंग फ्रॉम 19 to 40. तो काफ़ी कुछ है जो आपके लिए पिक्चर के लिए बचा के रखा है, तो आप पिक्चर में भी देखिए वो सब. मैं आपको खड़े होकर ये सम्मान देना चाहती हूँ कि आपने इतना बेहतरीन सब्जेक्ट आज की जनरेशन के लिए किया है, क्योंकि वो भूल चुकी है. दूसरी बात, आज जो सारी बातें हो रही थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उतना रिसर्च हमने भी नहीं किया है, कि जो उधम सिंह जी हैं उनकी देशभक्ति कहीं भी कमतर नहीं थी अपने जो शहीद भगत सिंह से. तो क्या वजह है कि वो इतने ज़्यादा मीडिया में आज बच्चा उनको जानता है लेकिन उधम सिंह जी को नहीं जानता है, इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात है कि इतनी बढ़िया चीज़ जो जिसके कारण वो जलियांवाला बाग के कारण उन्होंने इतना वो किया, उसको आपने अपने ट्रेलर में क्यों नहीं हाईलाइट किया? देखिए वो ट्रेलर में इसलिए नहीं किया, शायद आगे आपको दिखे, ताकि फिल्म जब देखें तब आपकी इंटरेस्ट बनी रहे फिल्म में, इसीलिए नहीं दिखाया. काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ट्रेलर में नहीं दिखा सकते हैं. लेकिन आपका जो मेन सवाल है, जो आपका मूल सवाल है, मैं उसका जवाब देता हूँ. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से कि हम शहीद उधम सिंह को पंजाब के अलावा क्यों नहीं जानते लोग, पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं जानते हैं, साउथ पे क्यों नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग क्यों जानते हैं. लेकिन हाँ, हम शहीद भगत सिंह के बारे में जानते हैं, या दूसरे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जानते हैं. यही एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम नहीं जानते हैं. जिस तरह आपको ये बात लगी होगी, या मेरे को भी ये बात लगी है शुरू से, कि क्यों नहीं जानते हम इनके बारे में, सरदार उधम सिंह के बारे में. ऐसे करेजियस इंसान जो यहाँ से अकेले ट्रैवल करके जाता है यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में घूमता है, अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता है कि अपने लोगों से रिक्वेस्ट करता है, टीम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी हम उसको नहीं जानते हैं. ये काफ़ी इट्स क्वाइट सैड. आई थिंक यही कारण है कि मैंने और रॉनी ने डिसाइड किया था कि ये फिल्म कुछ भी हो जाए, ये फिल्म तो मैं बनाऊंगा. और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं जब मुंबई आया था सबसे पहले 2000 में, मैं इसी फिल्म को लेके आया था कि बनाऊंगा मैं.
लेकिन तब क्या था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे बनाने के लिए, और लोग मुझे जानते भी नहीं थे। सो ना मैं किसी एक्टरों को भी जानता था, कैसे बनाऊंगा ये फिल्म मुझे कोई आइडिया नहीं था। जस्ट ऐसे ही एक जुनून था कि चलो बॉम्बे चलते हैं, देखेंगे क्या करेंगे, फिल्म तो वहीं बनती है और फिल्म मुझे बनाना है। तो मैं भी शहीद उधम सिंह की तरह 21 साल वेट किया इस फिल्म को बनाने के लिए। If you could wait for 21 years to tell this story, how is it that you could not wait for a couple of months? I have nothing against you coming on Amazon Prime, but of course, you made the film for the big screen. Why didn't you think of waiting, especially now that you're coming in the third week of October, second week, mid-October, and 4 days later, the cinemas are opening? Firstly, are you feeling bad that you did not wait for the cinemas to open? And if you could wait for 21 years to tell this story, how is it that you did not think of waiting for a few months more? You didn't know it would, the cinemas would open in Maharashtra in October. So how is it that you did not think, you and your partners did not think of waiting for a couple of months more or a couple of weeks more to let it come on the big screen and then on the OTT platform? Komal ji, it's a tricky question. As I won't be able to, answer you. I don't know how I will be able to satisfy what I'm going to say. But like we say, that there's a destiny for every film. So I think Sardar Udham's destiny landed up in Amazon Prime. It's not that, when I shot the film, there was nothing of this situation. We shot the film, Obigda is there and Shantanuda is there. And I hope whatever you've seen on the trailer, I've shot the film for cinema. Unfortunately, I came late, so I'll see it on my phone now. Exactly. So unfortunately, yes, the situation is like that. But having said that, no, I didn't feel, there is no guilty about that now it's releasing it. Once I have decided and Ronnie has decided that no, this will go on the digital platform, I didn't feel that, okay, this is a mistake that I'm doing. But I think I was quite happy. Number one reason, let me tell you, that when Gulabo Sitabo happened, also there was a lot of talk that why I released that film. And I have given my clarification, that situation was that, and we could not hold on to this film. Number two is that I'm quite impatient in nature when the film is done. Personally, I'm quite impatient when the film is done. I just want to quickly reach out to people. So since 1919, when the film was done and over and we were doing the post-production, I actually wanted to get this film out. And another that I experienced after Gulabo, that the reach that Gulabo had in terms of to the people, I thought also this film, which needs a huge global platform, apart from our, Indian territories. So I thought that's also a good reason for me to go ahead. Yes, the cinematic experience that you talk about in a theater, I am surely is going to miss it, but this is not a compromise in my cinematic narrative that I have done in the film. There is no compromise in that. It's as cinematic as you will see in a big theater, and it's as cinematic as you will see on a small screen or a television screen. Ladies and gentlemen, Sardar Udham, we look forward to your support. Thank you all so much for joining us today. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.